Hello students, here our next lecture of class 8th subject science chapter 7 conservation of plant and animal. ओके तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमारे लास्ट लेक्चर में। हमने जाना था कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, कंजर्वेशन बचाना क्या है, प्लांट और एनिमल को बचाना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से प्लांट और एनिमल्स को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन डेंजर में है, ये आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने जाना था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि कैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे कितना लॉस हमें होने वाला है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, हमने इसके बारे में जाना था। और फिर पहेली और बूझो जब घूमने जाते हैं तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद से मतलब उनको जब उन्हें पता चला कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सूखा पड़ सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, तो वो बड़े पहेली और बूझो बड़े वॉरिड हो गए और वो अपने प्रोफेसर अहमद जी के पास गए कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो प्रोफेसर अहमद जी ने क्या बोला उनसे, उन्होंने सोचा कि बच्चों को ऐसे करता हूँ, कहीं घुमा के ले आता हूँ और वहीं मैं उनको इनके आंसर्स भी दे सकता हूँ, है ना। तो उनको वो घुमाने लेके गए, फॉरेस्ट में लेके गए और उसके बाद उन्होंने देखा हमारे नेशनल हेरिटेज का जो पार्ट होते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी जगह उनको दिखाई जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे पास नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी ना। फिर हमने जाना था फ्लोरा एंड फोना के बारे में। तो हमने बोला कि फ्लोरा और फोना, प्लांट के लिए फ्लोरा टर्म यूज़ किया जाता है और एनिमल के लिए फोना यूज़ किया जाता है। तो पर्टिकुलर एरियाज़ के उन्होंने बताए थी। एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में उन्होंने बताया था जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। ऐसी स्पीसीज़ मीन्स बेटा किसी भी प्लांट या एनिमल की वेराइटी टाइप हम कह सकते हैं। तो वो जिस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली जिस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उसे हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। ओके, स्थानीय हम कह सकते हैं। तो और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना था, हमने नेशनल पार्क के बारे में जाना था। तो हम नेशनल पार्क स्टार्ट हमने किया ही था शायद। तो हाँ, हमने नेशनल पार्क स्टार्ट किया था। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम नेशनल पार्क के बारे में हम जानेंगे, हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम माइग्रेशन क्या होता है इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात करेंगे और रिफॉरेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं इसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, आवर टॉपिक नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क ऑन द रोड साइड। अब देखिए पहेली और बूझो को और बहुत सारे बच्चों को प्रोफेसर अहमद घुमाने ले गए थे, याद है ना आपको। तो वहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक नेशनल पार्क में भी गए थे। तो ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। तो जब बच्चे आगे गए तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, एक और बोर्ड यहाँ पे को है और उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, उसमें लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा एक जगह का नाम है और नेशनल पार्क उसको बनाया गया है। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर। तो एगर मीन्स उत्सुक होना। तो बच्चे क्या हो गए थे, अब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि वहाँ जाना है उन्होंने। तो माधव जी टेल्स them that these reserves are large and diverse enough to protect होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी ने उनको बताया कि ये जो पार्ट्स होते हैं ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं और पूरी तरीके से इकोसिस्टम जो होता है ना, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, बायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, दोनों ही चीज़ों का एक प्रोटेक्शन यहाँ पे को किया गया है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना, उन्होंने प्लांट्स को भी प्रिजर्व किया गया है नेशनल पार्क के अंदर। और किसको किया गया है, फोना यानी कि एनिमल्स को, ये दोनों तो लिविंग हो गए, और लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ये नॉन लिविंग हो गए। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा हम इकोसिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग को कहा जाता है बायोटिक एंड नॉन लिविंग को कहा जाता है एबायोटिक। ठीक है, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट होकर काम करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, लेक इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेड़ पौधे, लैंडस्केप्स जो होते हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट यानी कि इतिहास के टाइम से, बहुत पुराने टाइम से बहुत सारी चीज़ें संभाल के यहाँ पे को रखी गई हैं, इस एरिया में है। तो उससे क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है,
सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इंडियन टीक इसमें पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। अभी जितने भी मतलब कि पार्क हमारे बनाए गए हैं नेशनल पार्क, ऐसे एरियाज जहाँ पे को प्लांट, एनिमल, हिस्टोरिक चीज़ों को या लैंडस्केप को क्या किया जाता है, संभाल के, मतलब उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, या रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उस जगह में मिलने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को हम प्रिजर्व कर सके, है ना। तो ऐसे ही 100 से ज़्यादा पार्क्स बनाए गए हैं। ओके, नाउ रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जब वो आगे को गए तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, रॉक शेल्टर यानी कि जिनके नीचे रहते हैं, गुफा टाइप जो है ना, उन बच्चों ने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो ये भी है, गुफाएं भी हैं। These are evidences of prehistoric human life in the jungles। तो ये बताता था, एक एविडेंस मीन्स एक प्रूफ था, एक तथ्य था कि पुराने ज़माने में लोग, जब उनको पता नहीं था घर भी हम बना सकते हैं, तो वो क्या रहते थे, इन्हीं चट्टानों के नीचे रहते होंगे। ये एक बहुत पुराने बहुत टाइम पे पहले जब लोग जंगलों में रहते थे, तो उस टाइम का एक प्रूफ हम कह सकते हैं कि ये है, ठीक है। और इन जंगलों में भी वो रहे होंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियों में या सतपुड़ा के जंगलों में भी वो रहे होंगे, ये एक इसका प्रूफ है, ठीक है। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो और इनसे हमें आइडिया मिला, इनसे हमें आइडिया देते हैं, ये रॉक शेल्टर हमें आइडिया देते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते होंगे, है ना। कैसे वो, जैसे कितना ठंड जब लगती होगी तो वहाँ अंदर चले जाते होंगे, बहुत धूप आती होगी तो गुफाओं में चले जाते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो हमें आइडिया देते हैं कि मतलब कि जंगल में रहना कितना टफ होता होगा, कि वहाँ पे एनिमल्स आने का खतरा रहता होगा, और जैसे अचानक से कोई शेर आ गया, शेर भी तो ऐसी जगहों में रहता है ना, तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल वो फेस करते होंगे, ये हमें एक आइडिया देता है, और कैसे वो जंगलों में रहते होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा पता है, रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर। तो उन्होंने देखा कि जो ये जगह हैं जहाँ पे उन्होंने अपने लिए रहने लायक बनाया था, तो वहाँ पे रॉक में, चट्टान में बनी हुई पेंटिंग भी थी। अब अगर आप ऐसा बोलें कि चट्टान में जरूरी थोड़ी है ये तो ऐसे ही बन जाती, तो अब चट्टान में तो पेंटिंग तो इंसान ही बना सकता है ना, कोई एनिमल तो बना नहीं सकता। तो एक ये प्रूफ हो गया कि हाँ, यहाँ पे इंसान रहते थे और उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। और पेंटिंग कैसी बनाई थी बेटा, अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। रॉक पेंटिंग में उन्होंने, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या था, तो टोटल 55 रॉक शेल्टर उन्होंने देखे। लोगों ने टोटल 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पे को देखे। जब लोगों ने मीन्स कि जो पहेली बूझो और बाकी के बच्चे जो घूमने गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो 55 रॉक शेल्टर हैं, यानी कि इतने सारे लोग रहते होंगे इन जगहों में। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, तो अब फिगर्स क्या क्या थे उसमें, पेंटिंग्स क्या क्या बनाई थी। पेंटिंग्स में उन्होंने फिगर्स ऑफ एनिमल्स, उस टाइम पे जितने एनिमल, जिस टाइप के एनिमल थे उनके फिगर्स उन्होंने देखे। मैन फाइटिंग और एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, उन्होंने देखा कि कैसे एनिमल और मैन आपस में फाइट करते हैं स्ट्रगल के लिए, मतलब कि फाइट करते होंगे ना लोग, आपस में भी फाइट करते होंगे। ऑफ कोर्स आपस में हम लोग भी तो फाइट करते हैं ना घर में, जैसे कभी कभी तो लोग या ऐसे खेल में जो करते हैं तो वो करते हैं। और साथ ही साथ जो मेन फिगर्स उन्होंने उकेरे थे वो थे कि एनिमल्स और मैन, कैसे जानवर और आदमी एक दूसरे से लड़ते थे अपने किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। ऑफ कोर्स फूड के लिए लड़ते होंगे। एनिमल सोचता होगा कि मैं ह्यूमन को खा दूं, ह्यूमन सोचता होगा एनिमल को खा दूं, क्योंकि उस टाइम पे जंगल में रहते थे तो वो एनिमल को ही खाते थे। तो एनिमल और ह्यूमन के बीच की फाइटिंग को उन्होंने दिखाया था। हंटिंग उन्होंने दिखाई थी, कैसे शिकार कर रहा है, कैसे शिकार करा जाता है। डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो डांस करते हुए दिखाई गई थी, मतलब कि जो पेंटिंग बनी थी डांस करते हुए बनाई गई थी। एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखा कि बहुत सारे लोग या उस टाइम पे भी लोग म्यूजिक को जानते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो जानते थे, वो बजाते थे। ये सारी चीज़ें एंड आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स, इसमें उकेरी गई थी। डिपिक्टेड मीन्स उकेरा जाना। मैनी ट्राइबल स्टिल लीव इन द एरिया, उन्होंने देखा कि अभी भी बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं, ट्राइबल्स ऐसे हैं जो कि इन्हीं चट्टानों के नीचे, इन्हीं पत्थरों के नीचे वो रहते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है इन लोगों के लिए, उन्हें
उनके लिए घर बनाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए वो लोग ना अभी भी डरते हैं, पता है, जैसे जो ये जंगलों में जो लोग रहते हैं ना, ये हम लोगों से डरते हैं, मतलब कि बाहर रहने वाले लोगों से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं हम लोग उन पे अटैक ना करते हैं। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा किया गया, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोला गया, स्पेशली वही और उन्हीं के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और अब वो लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, अब काफ़ी जगह मतलब कि उनका भी नाम आता है, वो उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी अच्छी अच्छी जगहों में अब आने लगे, क्योंकि पढ़ाई तो कॉन्फिडेंस देती है ना, तो अब कॉन्फिडेंस उनमें आने लगा है। तो लेकिन अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रॉक सेल्टर्स में ही रहते हैं। ओके, तो नाउ एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे जैसे बच्चे आगे की तरफ बढ़ने लगे, दे सी अ बोर्ड विथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उन्होंने एक और बोर्ड देखा, और ये बोर्ड था किसका, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नेम से वो था, ठीक है, द टाइगर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। वो बोर्ड देखा, बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country। तो माधव जी ने बताया कि टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना टाइगर्स का बहुत कम अमाउंट हो रहा था, मतलब डे बाय डे लोग हंटिंग कर रहे थे उसकी स्किन के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसके बाद इनका जो नंबर था वो बहुत कम हो गया था। तो उसके बाद आई थिंक 1972, आई एम नॉट कन्फर्म, बट आई थिंक 1972 के आसपास ही प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 72 के आसपास। तो यहाँ पे ये किया गया कि अब जितने भी टाइगर्स होंगे इनको कोई नहीं मार सकेगा, यानी कि सतपुड़ा में जितने भी टाइगर हैं उनको कोई नहीं मार सकेगा। कैसे नहीं मार सकेगा, क्योंकि वहाँ जाना ही रोक दिया, लोगों का वहाँ जाना ही बंद करा दिया गया। तो अब वो जंगल में आसानी से रह सकते थे ना, तो ये इस वजह से क्या होता है ना, मारने की वजह से एक स्पीसीज, जैसे पर्टिकुलर टाइगर की स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाती, क्योंकि हम मारते जाते तो फिर वो बढ़ते कैसे ना, तो उनकी डेथ हो जाती, तो और वो खत्म हो जाते, जैसे डायनासोर खत्म हो चुके हैं ना, वो इसीलिए तो हुए थे वो। खैर उनके लिए तो अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन जैसे डायनासोर अब हमें सिर्फ बुक्स में दिखाई देते हैं, वैसे फिर टाइगर्स भी हमें बुक में दिखाई देंगे। अगर टाइगर या कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट हमें सिर्फ बुक्स में ही फिर नजर आएगा, अगर हम ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहे, ऐसे ही एनिमल्स को मारते रहे तो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की थ्रू, गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब मेन प्लान ये था टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का, कि टाइगर सरवाइव करें, ये इंश्योर करना था कि टाइगर सरवाइव करें, इनको मेंटेन हम कर सकें, टाइगर की पॉपुलेशन को हम मेंटेन करके रखें। टाइगर को, मतलब अगर हम इन शॉर्ट अगर बोलें तो टाइगर को बचाना मेन क्या है, एक टास्क है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। और आप बोलोगे कि टाइगर तो ह्यूमन को खा जाता है, फिर उसको बचाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे इकोसिस्टम में ना, जिस जगह पे हम रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमारे लिए हर एक एनिमल का होना, हर एक प्लांट का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर आगे की क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप एक फूड चेन पढ़ेंगे, तो फूड चेन में हर किसी का होना जरूरी है। अब क्यों? देखो, अगर टाइगर, अब देखो होता क्या है ना, कि अगर देखिए घास है, घास को कौन खाता है? मान लीजिए बकरी खाती है, फिर बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। शेर को कौन, फिर शेर अगर हम लास्ट माने तो शेर को फिर कौन मारता है? ह्यूमन मारता है। तो एक फूड चेन ऐसे ही चलती हुई आती है, ठीक है। तो ये फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, अब देखो अगर ऐसा होगा, वो टाइगर यानी कि सारे के सारे टाइगर की अगर डेथ हो जाए, और टाइगर हम मान रहे हैं कि वो हिरन को खाता है और हिरन घास खाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा कि ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है। अब ग्रास या प्लांट ऐसी चीज़ें हैं जिससे एनिमल तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ प्लांट को भी, प्लांट और एनिमल दोनों को ही फायदा होता है, क्योंकि ग्रीन ग्रास या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हमें भी एयर मिलेगी, हमें भी खाना मिलेगा। अब इस ग्रास को कौन खाता है? चलिए हमने मान लिया डियर खा रहा है, ठीक है, यानी कि हिरन खा रहा है। हमने माना कि अब इसको किसने खा दिया? टाइगर ने खा दिया, ठीक है। और टाइगर को ख़त्म करने वाला कौन होगा? फिर मैन होगा। चलिए यहीं तक भी अगर हम मानते हैं, तो अब देखिए अगर हम बोलें कि हमें क्या ज़रूरत है इसकी, तो हमें बहुत ज़रूरत है। देखो अगर हम कह रहे हैं कि टाइगर ख़त्म हो गए, तो फिर टाइगर ख़त्म हो गए तो डियर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी?
इनको मारने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं ना, टाइगर या लायन खत्म हो गए तो फिर इस हिरन को मारने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। अब होगा क्या, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जितनी भी घास होगी वो ख़त्म कर देंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे वो ख़त्म कर देंगे। तो फिर हमें कुछ मिलेगा, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए फूड चेन बना होती है, हमारे नेचर ने, हमारे इन्वायरमेंट ने फूड चेन को बना रखा है, जिससे कि एक इसको खाएगा तो इसको खाने वाला कोई और होगा, इसको मारने वाला कोई और होगा, है ना। तो इसीलिए फूड चेन के मेंटेन करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, बूझो के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया कि आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या टाइगर अभी भी इस जंगल में प्रेजेंट होंगे। आई होप आई कैन सी अ टाइगर, तो बोलता है कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं एक टाइगर तो देख ही लूंगा, है ना। तो बोल रहे टाइगर, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, देखिए कितना सुंदर सा होता है ना ये। Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. Tiger उन स्पीसीज में से है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमारे जंगलों से ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट में, ठीक है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। बट हालांकि सब जगह ये खत्म हो रहे हैं, हमारे जंगलों से ये खत्म हो रहे हैं, लेकिन सतपुरा जो नेशनल पार्क है, सतपुरा का जो जंगल है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी इंक्रीजमेंट हमें टाइगर में देखने को मिलती है। मतलब कि वहाँ पे ये माना जाता है कि एक अच्छा नंबर है टाइगर का, मतलब कि वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नेशनल पार्क बना दिया तो वहाँ पे लोगों का ऐसे मारना, हंटिंग करना, पॉन्चिंग करना रोक दिया गया, तो उस वजह से इनकी डेथ नहीं हुई और वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, यानी कि नंबर ऑफ टाइगर क्या हो गए यहाँ पे, इंक्रीज हो गए। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा था, एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट्स, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. एक टाइम ऐसा भी था जबकि इसी सतपुड़ा नेशनल पार्क में शेर मिलते थे, एलिफेंट्स मिलते थे, हाथी मिलते थे, और जंगली भैंस मिलती थी, बारहसिंगा मिलते थे। तो देखो, ये देखिए वाइल्ड बफेलो कुछ ऐसी होती है, कितनी बड़ी है ना ये। और ये देखिए बारहसिंगा, इसकी ना 12 सींग होती है, ऐसे काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी 12 सींग होती है, एक दूसरे से लगी हुई ब्रांचेस टाइप, तो इस वजह से इसे बारहसिंगा कहा जाता है। ओके, 12 मीन्स 12 होता है ना। तो वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये भी मिलते थे। एनिमल्स whose numbers are, तो एनिमल्स जिनका नंबर क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग, यानी कि कम हो रहा है, टू अ लेवल दैट दे might face extinction are known as the endangered animals. तो एनिमल्स हुज नंबर, ऐसे एनिमल जिनकी नंबरिंग कम हो रही है, जिनका नंबर लगातार कम हो रहा है, तो वो किसको फेस कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, कि एग्जिट हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे जंगलों से, ये क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो हमारे जंगलों से ख़त्म हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन इनका हो रहा है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज या एंडेंजर्ड एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जिनका नंबर लगातार कम हो रहा है और ख़तरा है कि एक टाइम पे ये पूरी तरीके से अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। तो उन स्पीसीज को क्या कहा जाता है, उनको किस में रखा जाता है, एंडेंजर्ड में, यानी कि खतरे में रखा जाता है, कि ये स्पीसीज खतरे में। और नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसको स्पेशली प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, तो वो क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज ही होते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, पता है कोई भी, जैसे हमारा हम बोलते हैं ना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल है, बोलते हैं ना स्टेट एनिमल कस्तूरी मेर उत्तराखंड का, और मस्क डेयर भी जिसे कहते हैं, और स्टेट बर्ड मोनाल हम ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको पता है क्या ये क्यों बनाया जाता है, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल किसको बनाया जाता है, स्टेट ट्री किसे बनाया जाता है, स्टेट फ्लावर किसे बनाया जाता है, या नेशनल फ्लावर किसे बनाया जाता है, नेशनल टाइगर, नेशनल बर्ड क्यों किसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। आपको पता है, वो एक अगर नेशनल के बेसिस पे बनाएंगे तो कंट्री में, जैसे हमारा नेशनल बर्ड क्या है बेटा, पिकॉक है ना, तो पिकॉक को ही क्यों बनाया, बहुत सारी बर्ड्स हैं, फिर औरों को भी तो बनाना चाहिए था ना। पिकॉक को नेशनल बर्ड बनाने का रीज़न ये था कि अगर हम इसको नेशनल बर्ड बनाएंगे तो सब लोग इसको जानेंगे, और मेन जो रीजन था वो ये कि पिकॉक लगातार ख़त्म हो रही थी, ठीक है। मतलब कि पिकॉक
को लोग हंटिंग, इसके पंख होते हैं ना, मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, तो उसको, उन पंखों के लिए हजारों की संख्या में पिकॉक्स को मार दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई, गवर्नमेंट ने बोला कि आज से हमारा नेशनल बर्ड है, आज के बाद इसकी कोई हंटिंग नहीं होगी। अगर कोई हंटिंग इसकी करता है तो उसको फिर बहुत पनिशमेंट होती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो किसी भी जगह में, मतलब कि वो जिसका नंबर ख़त्म हो रहा होता है उसे नेशनल या स्टेट लेवल पे उसे क्या कर दिया जाता है, सेव करने के लिए उसे वहाँ का एम्बलम बना दिया जाता है, मतलब कि वहाँ उसका एक स्टेट सिंबल उसे दे दिया जाता है। ओके, मतलब जैसे कि यहाँ पे कस्तूरी मृग खत्म हो रहा था तो स्टेट एनिमल बना दिया, और स्टेट एनिमल बनते ही वो क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, मतलब कि अब उसे कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड है, खतरे में है, जो खत्म हो सकती हैं। तो बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सिंट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बूजो को याद आया डायनासोर के बारे में जो कि बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। सर्वाइवल ऑफ सम animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat। तो इस ऐसे मतलब कि बहुत सारे एनिमल का जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा इंटरफेयर उसमें कर रही हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम पेड़ काट दे रहे हैं, हम उनकी हंटिंग कर दे रहे हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जिस जगह पे वो रहते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो गया है, वो उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे उनकी ऐसे ही डेथ हो जा रही है। तो प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन द नेशनल पार्क। तो जो प्रोफेसर अहमद जी हैं, यानी कि जो टीचर हैं, उन्होंने बताया कि इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को, मत कौन से एंडेंजर्ड जो प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज हैं, इनको खतरे से बचाने के लिए, इनको ख़त्म होने से बचाने के लिए ही नेशनल पार्क बनाए गए। और नेशनल पार्क में जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो उनको प्रिजर्व करने, उनको बचाने के लिए बनाया गया, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, जैसे वो क्या चरवाहे होते हैं ना जो एनिमल्स को चराने के लिए लेके आते हैं, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, इन सब को क्या कर दिया गया, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो कहा गया कि आप यहाँ से एक पत्ता तक नहीं तोड़ सकते हो, आप नेशनल पार्क से कुछ नहीं ले जा सकते, आप आ ही नहीं सकते, आप ना वहाँ पे गायों को, गाय या जो भी आपके कैटल है उनको खिला सकते हो, ना आप उनकी पॉन्चिंग कर सकते हो, ना आप हंटिंग कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर कोई चोरी छुपे ऐसा करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, पॉन्चिंग मीन्स क्या होता है ना, शिकार, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मार नहीं सकते हो, आप नहीं शिकार कर सकते हो, आप कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते नेशनल पार्क के एनिमल्स को। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए, और अगर ऐसा करते हुए कोई नजर आया तो फिर उसे जेल भी हो सकती है। ओके, तो ये अलाउ नहीं किया गया। तो आर ओनली, जो पहली बोल रही है, आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एग्जिस्टेंस, तो पहली बोल रही है कि क्या सिर्फ बड़े एनिमल ही ऐसे हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, जो एंडेंजर्ड है या जो ख़त्म होने की कगार में है। तो माधव जी ने बताया, माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सिंट दैन द बिगर एनिमल। तो माधव जी ने बताया कि बड़े एनिमल तो हैं ही खतरे में, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खतरे में कौन है, छोटे छोटे एनिमल और प्लांट्स, वो ज़्यादा खतरे में। एक तो ये होता है कि वो ज़्यादा ध्यान उनमें नहीं दिया जाता है, छोटे छोटे होते हैं तो लोग ऐसे उनको मार के, या और बहुत बार तो ऐसा होता है ना बेटा कि हम लोग ऐसे ही मज़े मज़े में ही, अब देखो जैसे जो हमारे घर में जो चिड़िया आती है ना, मतलब आप एक छोटे बच्चे को भी देखोगे ना तो उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे नहीं पता कि ये चिड़िया है। इतना छोटा बच्चा, 3-4 साल का भी अगर बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता ये बर्ड है, इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी क्या करता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है या पकड़ने के लिए दौड़ता है ना। तो मतलब कि हमारा उससे कोई फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसे हार्म पहुंचे। हालांकि वो बच्चे को समझ नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो सबके साथ ऐसा कर रहा हो सकता है वो प्यार से वो कर रहा हो। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब आप छोटे थे आप भी ऐसे ही करते थे, या आप अभी 5th 6th में भी जब आप थे तब शायद आप ऐसे करते होंगे कि आप जैसे पत्थर से मार दिया या कुछ गुलेल चला ली, है ना। तो ये चीज़ें
हमारे लिए ही हार्मफुल है, वो तो स्पीसीज जाएगी जाएगी, ठीक है, लेकिन उस स्पीसीज से हर एक स्पीसीज, हर एक एनिमल आपस में इंटरेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी से फ़ायदा होता ही होता है। हमें बर्ड से फ़ायदा होता है, हमें एनिमल से फ़ायदा होता है, हमें प्लांट से फ़ायदा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये डेंजर में है, ये छोटे स्पीसीज ज़्यादा डेंजर में है। जैसे कि क्या बोल रहा है कि एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। हम लगातार क्या कर रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब कि एक बार सोचे बिना भी हम क्या कर रहे हैं, हम सांप को मार रहे हैं, फ्रॉक्स को मार रहे हैं, लिजर्ट को मार रहे हैं, वो चमगादड़ों को मार रहे हैं, उल्लू को मार रहे हैं। तो हम ऐसे मार रहे हैं जैसे कि हमारा इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होना है, हम ऐसे इनको मार रहे हैं बिना ये रियलाइज़ किए हुए कि इनका हमारे इकोसिस्टम में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो अब देखो, पढ़ाई इसीलिए करवाई जाती है, हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चले कि हमारे आसपास जो एनिमल रहते हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो वेस्ट नहीं है, उनका कहीं ना कहीं रोल है हमारे इकोसिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। जैसे हमने देखा कि लायन कैसे हेल्प कर रहा है, लायन से सभी डरते हैं, सब उसे मारना चाहते हैं, लेकिन कैसे हेल्प कर रहा है वो, डियर को खा के। और डियर क्या कर रहा है, डियर घास को खा रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर घास ही घास हो जाएगी तो फिर वो भी अच्छा नहीं होगा ना, तो उसको खा रहा है। लेकिन घास जो है अल्टीमेट सोर्स है, वो उसको उसको सभी खाते हैं, एनिमल भी खाएंगे, प्लांट भी खाएंगे, सभी मैंने तो ऐसे ही ये तो सिर्फ ग्रास या प्लांट्स डियर और किसका दिया, एनिमल का दिया या टाइगर का दिया। अदरवाइज 5 लेवल तक आप बात कर सकते हो। अगर हम पॉन्ड्स की बात करेंगे तो फिर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, शार्क वगैरह, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा बाकी एनिमल से, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को, तो इट डजेंट मीन कि हमारे अलावा जो अदर एनिमल्स हैं वो वेस्ट हैं, उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम जिस तरीके से इन जानवरों को मार रहे हैं वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो रहा है। बाय किलिंग them we are harming ourselves। yes of course, 100% ट्रू। इनको मार के हम खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, हाँ ये छोटे साइज के जरूर हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन इनका जो इकोसिस्टम में रोल है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, फूड वेब्स का फॉर्मेशन करते हैं, अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। आप क्लास 7 में पढ़ के आ चुके हो ना, फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन्स क्या होती है, जैसे कि एक दूसरे को खा रहा है, जो मैंने आपको बताया। फूड वेब क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन, मतलब कि पॉन्ड की फूड चेन, फॉरेस्ट की फूड चेन, जंगल और लैंड की फूड चेन, ये सब एक साथ मिल जाती है, तो उसे फूड वेब, फूड का जाल उसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं ना। छोटा छोटा स्नेक है, रैट है, रैबिट है, हर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा होता है इकोसिस्टम में। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो an ecosystem is made of all the plants, animal and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas। तो यानी कि एक इकोसिस्टम को आप कैसे डिफाइन करोगे, या इकोसिस्टम कैसे बनता है आप कैसे कहोगे। तो इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का वो पार्ट है जो कि किससे मिलके बना हुआ है, हमारे आसपास प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं, भले छोटे प्लांट्स हो, बड़े प्लांट हो, छोटी सी घास की आप बात करो, एक छोटे से फ्लावर की आप बात करो, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, टोटल छोटे से लेके बड़ा जितना भी एनिमल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख, ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो उनको वो भी, मतलब कि प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आते हैं ना, ये सभी
ये सभी मिलके एक एरिया में अलोंग विथ, अब ये तो लिविंग हो गए, अलोंग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स को ही इंक्लूड करता है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड करता है। कौन कौन से नॉन लिविंग, जैसे कि क्लाइमेट, अब क्लाइमेट अच्छा होगा तभी तो हम रह पाएंगे ना, और सॉइल अच्छी होगी तभी वहाँ पे फसल हो पाएगी, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा, पानी की कमी नहीं होगी। तो इन सबके साथ मिलके जितने भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये और जितने भी नॉन लिविंग है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, ये सब आपस में मिलके जब एक साथ मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 84। सो here बूझो comes again। बूझो कह रहा है, I wonder if there is any record of all endangered species। तो बूझो बोल रहा है कि क्या ऐसा है कि जितनी भी endangered species हैं, endangered में जितने भी खतरे में जितनी species हैं, उनका क्या कोई रिकॉर्ड होता होगा, क्या उनको रिकॉर्ड किया गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं, और अगर खतरे में है तो कहाँ उनका रिकॉर्ड है, कौन कौन से वो एनिमल हैं। तो वो जो जानना चाहता था, तो उसके लिए आती है एक रेड डेटा बुक। रेड मीन्स, रेड का वैसे भी बेटा जहाँ पे डेंजर होता है ना, वहाँ पे आपने क्या देखा होगा, हमेशा रेड कलर देखा होगा, आपने देखा होगा कि रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, डेंजर लिखा जाता है ना। तो रेड डेटा बुक एक बुक है, एक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ख़त्म होती स्पीसीज हैं, जितनी की डेंजर में स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को उसमें नोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। तो प्रोफेसर अहमद जी जो थे, उन्होंने बच्चों को बताया रेड डेटा बुक के बारे में। क्या बताया, ही टेल्स दैम, उन्होंने उनको बताया, बच्चों को बताया, दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plant। उन्होंने बोला कि एक बुक है जिसका नाम हम रेड डेटा बुक बोलते हैं, वो एक सोर्स है, वो एक ऐसी बुक है जिससे आप जितनी भी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज हैं उसमें उनको लिखा जाता है, उनको नोट किया जाता है, और जब चाहे आप जान सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिनको बचाने की ज़रूरत है, और एंडेंजर्ड या वो खतरे में वो है। ठीक है, तो अब कैसे नोट करते हैं, जैसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी का नंबर कम हो रहा है, किसी एनिमल का या किसी प्लांट का नंबर कम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उस टाइम पे उसे एंडेंजर्ड मान लिया जाता है जब उसका नंबर कम होता है, और रेड डेटा बुक में उसे इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि उसके लिए फिर कोई मेजर्स या कोई स्टेप हम ले सकें। ठीक है, गवर्नमेंट ले सके। तो बोला रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड डेटा बुक हमारी स्पेशल हमारी कंट्री की है, इंडिया की नहीं है, ये इंटरनेशनल बुक है, एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज की जाती है, मतलब कि मेंटेन की जाती है ये बुक एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया का अपना भी एक रेड डेटा बुक है जो कि स्पेशली इंडिया में जो मिलते हैं प्लांट और एनिमल उनके लिए है, फिर इसकी रिपोर्ट वहाँ भेजी जाती है, तो अगर एंडेंजर्ड है तो फिर वहाँ पे उसे क्या कर दिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। ओके, तो आया ना रेड डेटा बुक क्या होती है, रेड डेटा बुक क्यों बनाई गई, रेड डेटा बुक बनाई गई ऐसे प्लांट्स और एनिमल के लिए जो खतरे में हैं, उनको हम नोट कर सके। अगर कभी जानना चाहें कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो खतरे में है, तो हमें उस बुक से, रेड डेटा बुक से हम इजीली उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, तो द एक्सकर्जन यानी कि घूमना, पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो अब जो ये घूमने वाली जो पार्टी थी, घूमने वाली पार्टी मीन्स जो बच्चे घूम रहे थे प्रोफेसर के साथ, अब उन्होंने कहाँ एंटर कर लिया था, बहुत गहरे जंगल में, जंगल के बहुत अंदर ये पहुंच गए थे। द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। वो खोए नहीं थे, क्यों, क्योंकि माधव जी को तो सब पता था जंगल का, तो माधव जी के गाइडेंस के साथ, इसीलिए तो प्रोफेसर अहमद माधव जी को लेके गए ना, क्योंकि प्रोफेसर अहमद को भी तो इतना नहीं पता था जंगल के बारे में, लेकिन माधव जी को सब पता था,
सारे रास्ते पता थे। तो अब ये जो पार्टी थी हमारी पहुंच गई कहाँ, बहुत घने जंगल में पहुंच गई। ठीक है, तो बोले दे सिट नियर द तवा रिजर्वर। तो एक तवा रिजर्वर उन्होंने देखा या तावा रिजर्वर उन्होंने देखा। वो अब चलते चलते बहुत थक गए थे ना, अब वो कहाँ हो गए, वहाँ बैठ गए टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। सारे बच्चे, प्रोफेसर अहमद और माधव जी सभी के सभी बैठ गए। ओके, पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहेली ने देखा कि जो आगे जो रिवर है ना, वहाँ पे कुछ बर्ड्स आ रही है, कुछ चिड़ियाएं आ रही हैं। तो माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माधव जी ने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो बच्चे तो शॉक हो गए, अच्छा ऐसी कौन सी बर्ड होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? ऐसी बर्ड्स जो कि किसी दूसरी जगह से उस पर्टिकुलर टाइम में वो आई हुई रहती हैं दूसरी जगह। क्यों आती हैं, हमने पढ़ा है ना पहले भी, माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेशन क्यों करते हैं एनिमल्स, क्योंकि जिस जगह पे वो रहते हैं उस टाइम अगर वो विंटर सीजन कहीं उनकी जगह में अगर बहुत ठंडा होता है, जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ठंड है तो वो क्या करते हैं, जैसे ही ठंडियाँ पड़ती है वैसे ही ऐसी जगह पे आती है जहाँ ठंडी कम पड़ती है, फिर वापस गर्मियों में अपनी जगह में चले जाती है। तो वही बोला जा रहा है, माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड, ये माइग्रेटरी बर्ड है। These birds have flown here from another part of the world। तो वर्ल्ड के, दुनिया के दूसरे पार्ट से उड़ते उड़ते वो यहाँ आई हैं, ऐसा माधव जी ने बच्चों को बताया। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई सो फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। तो जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं ये बहुत दूर दूर से उड़ती है, बहुत ही दूर दूर से उड़ती हुई ये आती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं 5000 6000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी तय करके आती हैं, और हर साल एक पर्टिकुलर टाइम में, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर एक स्पीसीज का। ठीक है, तो उस टाइम पे वो आती हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर जो मौसम में जो चेंज आता है, उस चेंज की वजह से वो उस जगह पे नहीं रह पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उस जगह को छोड़ के आ जाते हैं, और फिर वापस जब यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर, जब उन्हें लगता है, उन्हें पता चल जाता है कि अब उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे उनका रियल घर है, वहाँ पे अब क्लाइमेट ठीक हो गया होगा, तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो वेदर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो और भी फ्लाई करते हैं। क्यों? दे फ्लाई फॉर लेइंग एग। और कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जो कि एग ले करने के लिए दूसरी जगह आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगता कि जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट उनके एग के लिए अच्छा है, तो इसलिए वो दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो वो इसलिए उड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी नेचुरल हैबिटेट में एग ले कर दिया तो वो वहाँ पे बहुत ठंडा होता है और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तो अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से और ठंडा होने की वजह से वो क्या कर देती हैं, अपनी उस जगह को छोड़ के गर्मी वाली जगह में वो चले जाती है। ठीक है, बर्ड्स अब देखो वो भी कितनी केयर करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं ना, वैसे ही बाकी एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं। ठीक है, तो बस वो बोल नहीं पाते हैं बेटा, इमोशन सबके पास होते हैं। हमें बिना मतलब किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को, किसी भी इंसेक्ट को बेमतलब हमने हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर एक का हमारे लिए मतलब, अगर मैं देखूं, अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ह्यूमन को हर एक एनिमल की ज़रूरत है, हर एक छोटे से इंसेक्ट से लेके एक बड़े से एनिमल तक सबकी ज़रूरत है। वो हमारे बिना, हम एक बार सोच सकते हैं कि वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनकी एग्जिस्टेंस के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर एक भी चीज़ ख़त्म हो रही है ना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो हमें ऐसे ही बिना मतलब कि हार्म नहीं पहुँचाना है किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को, है ना। तो बोल रहे हैं बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड एज पहेली लर्न इन क्लास 7। तो बर्ड जो कि एक लंबा डिस्टेंस कवर करके आती हैं दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जो आती हैं, उनको क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। एज जैसे कि पहेली को याद आता है कि हाँ मैंने तो 7th क्लास में पढ़ा था, मेरे टीचर ने हमें बताया था माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, है ना। तो उनको याद आया और फिर उनको पता चला कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी हैबिटेट को छोड़ के आ जाते हैं ताकि उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल सके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे को अगेन वन क्वेश्चन हियर,
पहेली कुछ पूछना चाह रही है। वट वुड हैपन इफ़ वी हैड नो वुड, तो पहेली कह रही है कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होंगी। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, क्या कोई दूसरा सोर्स है लकड़ी के अलावा, या लकड़ी की जगह क्या कुछ ऐसा है जिसके कि अगर लकड़ी नहीं होगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा पहेली ने। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो पहेली बोलती है मैं जानती हूँ कि पेपर जिस पे आप लिखते हो, कॉपियाँ जिसकी आपकी बनती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जंगलों से जो हमें मिलता है, जो हमें जंगलों से मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो है। तो आई वॉन्डर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर। तो पहेली बोल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर का कोई अल्टरनेटिव हो, पेपर की जगह हम कुछ और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी बुक्स में पेपर में ही तो लिखा हुआ है ना बेटा। तो क्या पेपर के अलावा हम किसी और चीज़ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पेपर मत फाड़िए, पेज मत फाड़िए। बेटा आपको जो डांटा जाता है ना बार बार पेज फाड़ने पे, वो इसीलिए टीचर्स आपको डांटते हैं, पेपर नहीं फाड़ना है इसीलिए बताया जाता है, क्योंकि एक टन, आई थिंक एक टन पेपर, एक टन यानी कि 100 किलो पेपर बनाने के लिए बहुत सारे 17 to 18 पेड़ को काटा जाता है। 17 से 18 पेड़ काटेंगे तब उनसे 1 टन यानी कि 100 kg या 100 किलो पेपर बनते हैं। अब कितना ज़्यादा पेपर हम यूज़ करते हैं, हमें पूरे साल में हम कितनी, हर सब्जेक्ट की 2-2 या 3-3 कॉपी तो हम बनाते ही हैं। फिर बुक्स हमारी अलग से होती है, ड्राइंग बुक अलग से होती है, स्क्रैप बुक अलग से होती है, चार्ट्स हम अलग से लेते हैं, तो कितना पेपर का वेस्ट होता होगा, है ना। तो इसीलिए हमें उसको कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उसका वेस्ट करें, क्योंकि पेपर तो अभी तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इसका नहीं है, हमने पढ़ना तो है ही, तो ये हमारी मजबूरी है अभी। तो जब तक कोई अल्टरनेटिव हमें इसका मिल नहीं जाता तो हमने यूज़ तो करना ही है। मैं ये नहीं कह रही कि यूज़ नहीं कीजिए, लेकिन ये कि आप उसे वेस्ट मत कीजिए। एक पेज खराब होता है या आप उसमें आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप क्या करते हो, जल्दी से फाड़ देते हो, उसके पीछे साइड वाला भी वेस्ट हो जाता है, तो उस जगह को कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए, दूसरा पीछे वाला पेज तो काम में आ जाएगा ना। और जब वो पेज फाड़ोगे तो उसके साथ एक और पेज उसके पीछे से दूसरी साइड से निकलता है, तो ऐसे 2 पेज और 4 साइड हमारी वेस्ट होती है, तो हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में जानते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर अहमद ड्रॉन अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने एक ध्यान खींचते हुए एक बात बच्चों को बताई कि अगर आप, अभी तक हम डिफॉरेस्टेशन की, हमने स्टार्ट डिफॉरेस्टेशन से किया था, तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि हमने अभी तक कोयले के लिए पढ़ा और बिल्डिंग्स बनाने के लिए कट कर देते हैं, या लैंड के लिए कट कर देते हैं, हमने ये पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन करते हैं ये पढ़ा। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने बोला कि बेटा एक और कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, पेड़ों की कटाई का। वो क्या है? उन्होंने बोला he tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. Yes, मैंने बोला था ना। तो उन्होंने बताया कि 17 पूरे बहुत अच्छे से तैयार हुए पेड़, बहुत अच्छे से मैच्योर हुए पेड़ों को काटा जाता है सिर्फ 1 टन पेपर बनाने के लिए। 1 टन पेपर को बनाने के लिए 17 पेड़ों की जरूरत पड़ती है, वो भी पूरी तरीके से बहुत अच्छे हरे भरे बहुत ही प्यारे प्यारे से पेड़ों को हमने काटना पड़ता है। तो इतने सारे बच्चे हैं, सोचो हमारी कंट्री में कितने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उन सारे बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। तो ऐसे तो कितने 17 पेड़ कटते होंगे हर रोज, है ना। तो बोल रहे देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे पेपर लेने वाले अंकल आते हैं ना, बोलते हैं ना आपसे, कोई अगर बेकार कॉपियां हैं आपकी, लास्ट ईयर की जो कॉपियां हैं, वो क्या करना है, आप हमें दे दीजिए, फिर बदले में आपको पैसे भी दे के जाते हैं, है ना। होता है ना ऐसा, आप सभी लोग देते होंगे। जितने भी आपको लगता है कि हाँ ये कॉपी मेरे ज़रूरत की नहीं है, ये बुक ज़रूरत की नहीं है, तो हम दे देते हैं। और जिसमें थोड़े से पेज बचे हैं वो रफ कॉपी बना लेंगे, चलो यूज़ कर लेते हैं। जितनी कॉपी फिल हो गई है, इनका कोई काम तो है नहीं, हम अंकल को दे देते हैं। तो अंकल हर बार आते हैं ना आपके पास, अप्रैल मई के टाइम पे आते होंगे, इस बार तो आए नहीं होंगे, है ना। तो
ये क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, अब आपने कभी सोचा कि इन पेपर्स को ले जाके, इन कॉपियों को ले जाके वो करते क्या हैं? तो वो क्या करते हैं ना, जो पेपर लेने वाले अंकल आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं। अब फैक्ट्री में इन्हीं पेपर को दोबारा से प्लेन पेपर में, यानी कि जैसे पेपर रिसाइकिल्ड उनको कर दिया जाता है। रिसाइकिल करना मीन्स दोबारा से नए फॉर्म में उसे ले आना, ठीक है, यानी कि उसको वापस क्या कर दिया जाता है, प्लेन बना दिया जाता है, वापस यूज करने लायक बना दिया जाता है। और ये एक पेपर को 5 से 7 टाइम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 7 टाइम दोबारा यूज के लायक हम बना सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक शीट भी बचाता है, मीन्स कि आपको फाड़ना नहीं है बेटा, आप वैसे ही रहने दीजिए। इवन फैक्ट्री में जाके वो रिसाइकल तो हो जाएगा, फाड़ दोगे डस्टबिन में जाएगा, वो जलेगा, कोई यूज ही नहीं होगा ना। तो बोल रहे हैं इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक पेपर भी एक दिन में बचाता है ना, तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, तो हम बहुत सारे पेड़ों को एक साल में बचा सकते हैं, है ना। वी शुड सेव रीयूज एंड यूज पेपर एंड रिसाइकिल्ड इट, हमें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, दोबारा से यूज करना चाहिए यूज पेपर को, और साथ ही साथ इसे रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल हम घर में तो कर नहीं सकते, तो हमें देना चाहिए, है ना। बाय दिस वे नॉट ओनली सेव ट्रीज, इससे हम सिर्फ एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इसमें करने जा रहे हैं। हम सिर्फ पेड़ ही नहीं बचा रहे हैं, वी बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो हम किसको भी बचा रहे हैं, हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे हैं, हम साथ ही साथ एनर्जी और वाटर यानी कि लाइट वगैरह और वाटर को भी बचा रहे हैं, जो कि पेपर बनाने में लगती है। और साथ ही साथ अगर पेड़ बचेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। पेड़ बचेंगे तो हमें खाना मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हम खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट हम खा पाएंगे, है ना। तो कितना फायदा हमें है। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced, साथ ही साथ पेपर बनाने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो हार्मफुल होते हैं, तो इन हार्मफुल केमिकल्स का यूज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने कम पेपर बनेंगे उतना कम यूज, मीन्स कि उतना कम ये केमिकल यूज होंगे, और जितने कम केमिकल यूज होंगे उतना कम हार्म पहुंचेगा, है ना। तो इधर बूझो भी कुछ कह रहा है, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो बूझो कह रहा है क्या ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिससे कि हम डिफॉरेस्टेशन से को बचा सकें, डिफॉरेस्टेशन कम कर सकें, या पेड़ों की अत्यधिक कटान को, पेड़ों की कटाई को हम रोक सकें, इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। तो उसको प्रोफेसर अहमद एक टर्म के बारे में बताते हैं जिससे कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स तो क्या होता है, कट कर देना, खत्म कर देना, जबकि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है दोबारा से प्लांटेशन करना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है रिफॉरेस्टेशन। मीन्स आप अगर एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह 2 पेड़ 10 पेड़ लगा दीजिए, है ना। अच्छा आइडिया है ना। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो क्या कर देंगे, रिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे को हमने जिस पेड़ को काटा है, जिस जंगल को खत्म किया है, वहां पर हम नए पेड़ पौधों को लगा दें, है ना। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो जो ट्री आप लगा रहे हो वो जरूरी ये है कि आप वैसा ही पेड़ लगाएं, वही प्लांट वहां पे लगाएं जो कि उस जंगल में उगती है, वही सेम स्पीसीज लगाएं जो आपने उस जंगल में उगते हुए देखी है या जिसको आपने काटा है ना। वो ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है, हमने पढ़ा है ना। जैसे क्लास 7th में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे पोलर बेयर पोलर एरिया में रह सकता है ना। हम लोग इसी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हम बहुत ठंडे में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे ही वो जो प्लांट की स्पीसीज होगी वो उसी जंगल में रहने लायक होगी, दूसरी जगह नहीं लग पाएगी। कोई दूसरा आप लगाओगे और वो लग नहीं पाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो कोई रिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। इसलिए उसी स्पीसीज के प्लांट को लाइए और दोबारा से लगा दीजिए अगर कोई पेड़ कट किया है। और एक अच्छा चीज आप ये कर सकते हैं, जैसे बर्थडे में हम क्या करते हैं बेटा, पार्टी करते हैं ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टीज कीजिए, अपने फ्रेंड्स को पार्टी कराइए, या घर पे आप
फन करते हो, साथ ही साथ कोशिश कीजिए ना कि अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ तो जरूर लगाएं, प्लांटेशन कर, इतनी खुशी आपको होगी ना, आप अपने साथ साथ उस प्लांट को भी ग्रो करते हुए देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा कि हर साल अब फिर उसका भी बर्थडे मनाइए, अपने साथ साथ नेक्स्ट ईयर उसका भी बर्थडे मनाइए, कितना कितना अच्छा लगेगा ना कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्लांट की एज भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे वो प्लांट भी ग्रो करेगा, आप देखोगे कि 3-4 साल में ही वो प्लांट कोई फल आपको देने लगेगा, तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि आप सबको बता पाओगे ये वो प्लांट है जो मेरे बर्थडे पे लगाया गया था, और आज इसका जब आपका बर्थडे होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि आज मेरे साथ साथ मेरे प्लांट किए हुए ट्री का भी बर्थडे है, तो कितनी अच्छी बात है ना, ये अच्छा आइडिया है, आप ये यूज कर सकते हो, है ना। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, तो हमें उतने तो लगाने ही चाहिए जितने की हम काट रहे हैं, जितने पेड़ हम काट रहे हैं, अगर आपने 10 पेड़ काटे हैं तो एटलीस्ट 10 पेड़ तो लगाइए, ज़्यादा तो आप ज़्यादा लगाने चाहिए लेकिन एटलीस्ट 10 तो लगाइए ही लगाइए। तो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो अगर काटे हुए पेड़ों की जगह को अगर हम डिस्टर्ब ना करें, अगर एक बार काट दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम अगर उसमें ना करें, कोई ज़्यादा कटान अगर ना करें, तो वहाँ पे को दोबारा प्लांटेशन खुद से ही हो जाता है, नेचर खुद को मतलब कि रिफॉरेस्टेशन खुद से ही भी कर लेता है, लेकिन आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम सभी को प्लांटेशन करना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, अदरवाइज ना जैसे आजकल पानी बिकता है ना वैसे हवा भी बिकने लगेगी। आपने देखा होगा ना कि दिल्ली में लास्ट ईयर क्या हुआ था, इतना ज़्यादा धुआं, इतना ज़्यादा स्मोक फैल गया था ना, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक जनवरी दिसंबर के पास की या कभी, हाँ ऐसे जनवरी के आसपास की बात है, आई थिंक यस जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के टाइम की बात है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया था कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था, वो एक देख नहीं पा रहे थे, अगल बगल खड़े थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, इतना ज़्यादा धुआं फैल गया था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था पता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो गई थी, दिल्ली में ऑक्सीजन बिक रही थी, एक कमरा बनाया गया था जहाँ पे कहा गया था कि आइए और फ्रेश एयर लीजिए, और उसके बदले पैसे देने पड़ रहे थे। और अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा ना, बहुत दूर नहीं है ये दिन कि सब जगह ऐसा ही होगा, हमें भी ऐसे करना पड़ेगा, हमें खरीदने पड़ेंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर, फिर लेके घूमना पड़ेगा ताकि हमें फ्रेश एयर मिले, ठीक है। तो इसलिए हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है, हमें सबको बताना चाहिए कि हमने प्लांटेशन करना चाहिए, ओके। तो बोल रहा है इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया, अच्छा, इट रीएस्टेब्लिश इटसेल्फ इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, जो नेचुरली रिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि ऐसा रिफॉरेस्टेशन, ऐसा प्लांटेशन जहाँ पे प्लांट खुद ही उगाते हैं, देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग, वहाँ पे ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं होता, हमारा कोई रोल नहीं होता है वहाँ पे, हमने ना उसे पानी देना है ना उसे खाद देना है, वहाँ पे खुद ही जो प्लांट उगता है ना वो खुद ही अपने लिए चीज़ें ढूंढ लेता है। तो वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे जंगलों को पहुंचा दिया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर, अगर हमें चाहिए कि हमारे फ्यूचर में, हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए 10-20 साल बाद, अभी तो हम बहुत बड़ी लाइफ है ना हमारी, हम अगर चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर्स, हमारी फ्यूचर जनरेशन अच्छी हो, उनको भी ग्रीन मिले, उनको भी हवा या ऑक्सीजन खरीदनी ना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्या करें, ट्री को प्लांट करें, ठीक है, मतलब कि नए नए प्लांट्स को हम लगाएं, छोटे छोटे प्लांट को हम लगाएं, तो कि आगे बढ़ के हमें ताजी अच्छी हवा दे, साथ ही साथ खाने को भी दे, है ना। तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे पास इंडिया में, हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट एक्ट है, यानी कि कंजर्वेशन एक्ट है, जंगलात एक्ट शायद इसे हिंदी में कहा जाता है, जंगल एक्ट है हमारे पास, ये गवर्नमेंट ने बनाया है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, इस एक्ट में क्या दिया गया है, इस एक्ट में प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, बचाने की और प्रिजर्व करने की जो नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड मीटिंग, this act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रावधान क्या है कि जंगल को बचाएंगे, हमारी नेचुरल फॉरेस्ट्स को बचाएंगे, और साथ ही साथ जो बेसिक नीड है, लोगों की जो बेसिक नीड है, उन जंगलों से जो बेसिक नीड है, जो जो उनको चाहिए, जंगल के आसपास या जंगल में रहने वाले लोगों की, उनकी बेसिक नीड्स के बारे में भी इसमें एक्ट में दिया
दिया गया है, ठीक है, मतलब कि उनकी नीड भी पूरी हो और साथ ही साथ जंगल को या जंगल के जानवरों को, जंगल के प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो, इसमें भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए भी कुछ रूल्स सेट किए गए। ओके, तो आफ्टर सम रेस्ट, अब रेस्ट बहुत हो गया था, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो अब शाम होने को आई थी, तो अब बहुत रेस्ट भी हो गया था, तो माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब वापस चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये अच्छा उपाय, ये अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, या ये अच्छा तरीका नहीं है कि, और ना ही ऐसा कोई है कि हमें सनसेट के बाद जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में बहुत सारे जानवर आएंगे, है ना, तो हो सकता है वो अटैक कर दें। तो ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हम जंगल में सनसेट के बाद तक भी रहें। तो इससे अच्छा कि सनसेट हो, इससे पहले कि सनसेट हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ने उन्होंने बात मानी। ऑन गेटिंग बैक, वापस जाते हुए, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो जब वो जंगल से बाहर निकल आए, माधव जी उनको सेफली जंगल से बाहर ले आए, क्योंकि उन्हें सारे रास्ते पता थे। तो जब वो बाहर आ गए, फिर वापस जाने लगे अपने अपने घरों को, तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद जी ने और साथ ही साथ बच्चों ने, सारे पहेली बूझो और उसके क्लासमेट जो थे, सभी ने क्या किया, माधव जी को थैंक्स किया कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए। अगर माधव जी नहीं होते तो शायद इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, और साथ ही साथ जंगल में वो खो भी सकते थे, है ना, जंगल में इतनी आसानी से जा और आ नहीं पाते थे। तो उन्होंने माधव जी को थैंक यू बोला, ठीक है। इस चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर में जाना। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओके, तो लेट्स सी हमने क्या क्या पढ़ा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज meant फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल। तो हमने क्या जाना कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क्स हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। ये एक पर्टिकुलर एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पर कि हम क्या करते हैं, हम कंजर्व करते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम बचाने की कोशिश करते हैं किनको, जिनको बचाया जाता है, वाइल्ड एनिमल को और जंगल को बचाने की और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बनाया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले अलग अलग प्लांट और एनिमल के स्पीसीज की या वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, प्लांट्स एंड animals of a particular area are known as flora and fauna of that area। एक particular area में रहने वाले या मिलने वाले जो plants और animals हैं किसी भी जगह के, बेटा उनको क्या कहा जाता है, plants को फ्लोरा एंड एनिमल्स को फोना कहा जाता है। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट और एनिमल को, प्लांट्स को फ्लोरा एंड एनिमल्स को फोना कहा जाता है। ओके, एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। हमने एंडेमिक स्पीसीज के बारे में भी जाना। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही नेचुरली मिलती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद उनको लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंगल में हम ले जा सकते हैं, लेकिन नेचुरल बहुत कम चांसेस हैं कि दूसरी जगह पता नहीं वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो नेचुरली जिस जगह पे वो मिलते हैं, तो उस जगह पे मिलने वाली एक पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली जो स्पीसीज होती है या पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट जो होता है, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एंडेंजर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, खतरे के निशान वाली स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो कि खतरे में है कि ये खत्म हो सकती है, जिन पे खतरा मंडरा रहा है खत्म होने का। और खत्म होने के लिए वेल नोन रीज़न है ह्यूमन, है ना। ह्यूमन क्या कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है ना। तो एनिमल और प्लांट तो जंगल में ही रहते हैं ना बेटा, हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो उनकी तो डेथ होनी है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, पूरी वर्ल्ड से ही वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें वो मिलते ही नहीं है। बहुत सारी डायनासोर है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, उनमें से एक बर्ड है डोडो, वो भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी, ठीक है। तो नेक्स्ट, रेड डेटा बुक कंटेन्स
रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो रेड डेटा बुक एक बुक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से चलाता है, जिसमें कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, जितनी खत्म हो चुकी हैं, जितनी खत्म होने वाली हैं, जितनी खत्म के खतरे के निशान में हैं, उन सभी में उनका क्या होता है। उसके लिए एक रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक, ये अलग अलग होती हैं। तो इसमें इनको रिकॉर्ड किया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज को, ठीक है। माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग। तो माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन एक ऐसी घटना है, फिनोमिना मीन्स घटना, माइग्रेशन एक ऐसी घटना है जिसमें कि कोई भी स्पीसीज जैसे कि बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी नेचुरल हैबिटेट से, जो उनका अपना घर है, उस घर से मूव कर जाते हैं किसी दूसरी जगह में, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में, ताकि किस टाइम पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं। जैसे वो ठंडे में नहीं रह सकते हैं, या उन्होंने ब्रीडिंग करनी है, या एग ले करने हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, अपनी नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर वापस क्या करते हैं, अपने जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका रियल घर है, वहां पे वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया, वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल्ड पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। हमने पढ़ा कि पेपर कितना ज़्यादा जरूरी है। हमने पढ़ा कि 17 ट्रीज पर डे या 17 ट्रीज कट कर दिए जाते हैं ओनली 1 टन पेपर को बनाने के लिए, है ना। तो 1 टन पेपर को बनाने के लिए क्या किया जाता है, 1 टन में शायद ज़्यादा, 1 क्विंटल में होता है ना बेटा 100 kg, तो 1 टन क्विंटल को 1 टन पेपर्स को बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है, 17 पेड़ों को काट दिया जाता है। तो हमसे कहा गया कि आपने बचाना है तो आपने क्या करना होगा, पेपर को सेव करना होगा, उसे दोबारा यूज़ करना होगा, रिसाइकलिंग के लिए उसे देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जला दिए, जलाने कभी नहीं चाहिए बेटा, वैसे भी नहीं जलाने चाहिए ना। आप जिसको पढ़ते हो, आप जिस बुक को पढ़ते हो, उसको कैसे जला सकते हैं। तो इससे अच्छा तो जो अंकल आते हैं लेने के लिए उन्हें दे दीजिए, है ना। वो फैक्ट्री में भेजेंगे, दोबारा से नई कॉपी बन के आ जाएगी आपके लिए। तो नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन, और पेपर बनाने में एनर्जी भी तो लगती है, लाइट का यूज़ होता है, ट्रीज का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है। तो इन तीनों चीज़ों को बचाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए। ओके, रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन एक टर्म पड़ा, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, रिफॉरेस्टेशन पेड़ों को दोबारा से लगाना। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, दोबारा से पेड़ों को स्टॉक में लगाना, दोबारा से पेड़ों को लगाना, और कहाँ, जहाँ पर हमने जंगलों को खत्म कर दिया है। रिफॉरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जहाँ पे जंगल खत्म कर दिए हैं, जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वहाँ पे हमने नए प्लांट्स को लगाना। कैसे, नए प्लांट्स को लगाना ही हम क्या कहते हैं, उसे रिफॉरेस्टेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना, पहेली और बूझों के साथ हम भी पूरे जंगल घूम गए, है ना। कहाँ कहाँ कितनी अच्छी अच्छी, कितनी ब्यूटीफुल जगह में हम गए। हमने वहाँ पे एनिमल्स के बारे में जाना, बर्ड्स के बारे में जाना, तो बहुत सारी स्पीसीज के बारे में जाना, नेशनल पार्क्स के बारे में जाना, बायोस्फीयर के बारे में जाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बढ़ रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 8th चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे, हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब आपके आने वाले हैं, जहाँ पे आप अपनी बॉडी के बारे में जानोगे, जहाँ पे आप जानोगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, क्यों हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, या क्यों हमारी बॉडी का फीचर ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ओके बेटा, तब तक के लिए पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और एक्टिविटीज़ तो उसमें थी नहीं शायद, तो 1 by 1 इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे।